नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा और जो भी परीक्षाएं होती हैं जहां पर हिंदी और जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला टॉपिक भी है इसमें सामान्य हिंदी। इसमें टोटल हम 75 प्रश्न हल करेंगे, जिसमें आधे प्रश्न होंगे आपके हिंदी के और आधे होंगे जीएस के। ठीक है, तो पहला जो 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो गद्यांश से संबंधित हैं। और गद्यांश है हमारा कि देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और छीड़काए होकर भी महान आत्मा का स्वामी था। इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होता है तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। ठीक है, इसे हम पढ़ लेंगे और गद्यांश जो होता है वो इजी आता है। इसमें जो मुख्य तथ्य होते हैं उन पे आप अंडरलाइन कर लीजिए एग्जाम में और आराम से हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम पहला प्रश्न है महान आत्मा का स्वामी कौन है। तो महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ए विकल्प है मोहनदास, बी है करमचंद, सी है मोहनदास करमचंद गांधी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें महान आत्मा का जो स्वामी है वो है मोहनदास करमचंद गांधी और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाते हैं? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर 1948 या 1 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को और सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। छीड़काए का अर्थ क्या होता है? लंबा शरीर, मोटा शरीर, दुबला पतला शरीर या चौड़ा शरीर। छीड़काए का मतलब होता है दुबला पतला शरीर और थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। गद्यांश बहुत ईजी से आते हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ के और एक बार देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, आराम से ये 5 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? नेहरू के, नाथूराम गोडसे के, सरदार पटेल के या गांधी जी के। तो सत्य और अहिंसा किसके थे? गांधी जी के। 4 का उत्तर हो जाएगा डी। पांचवा प्रश्न है गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में, संविधान में या पुस्तकों में। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्णाक्षरों में। और किसके अनुसार है? ये गद्यांश के अनुसार है। ठीक, ये 5 प्रश्न आपके गद्यांश के हो गए। ठीक, छठवां प्रश्न है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान का, एकावली का, परिकर का या कारणमाला का। तो ये लक्षण होता है अनुमान का। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा या उक्त में से कोई नहीं। तो जायसी जो हैं वो आपके प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं। ठीक है, जायसी प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। ये सूफी परंपरा से संबंधित है। किससे? सूफी परंपरा से। इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। किसका वर्णन किया है इन्होंने? नागमती का। 8वां प्रश्न है नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? गलत है। खीर का छीर, तो ये बिल्कुल सही है। खीर का जो तत्सम होता है, खीर का तत्सम हो जाएगा छीर हो जाएगा। दही का दधी, दधी नहीं होता है, दधी होता है। छोटी की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। दही का दधी होता है, दूध का दुग्ध होता है और घी का घृत होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो बी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे, 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। एक तो आपका होता है, कौन सा होता है? एक आपका छे त, एक तो ये होता है छे, एक होता है त्र और कौन सा होता है? एक होता है ज्ञ और एक होता है स्र। ठीक है, ये आपके 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इनमें पूछा कौन सा है संयुक्त व्यंजन, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञ। और ये किससे मिलके बना है? तो ज प्लस यहाँ से मिलकर बना है। ये किससे? ज प्लस यहाँ से। ठीक है, छ पूछ ले, अगर छ किससे बना है? छ, तो ये बना है आपका क प्लस सा से, क प्लस सा से। ठीक है, और का पे क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ठीक, और त पूछ ले, त्र, त्र किससे बना है? तो त्र बना है त प्लस र से, त प्लस र से बना है। ठीक है, तो ये आपको संयुक्त व्यंजन भी देखने हैं। तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ज्ञ। बी उत्तर 9 का हो जाएगा, 9 का। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है क, छ, त या प। तो इसमें जो दंत्य ध्वनि है वो है त। क्या है? त है। ठीक है, तो 10 का उत्तर हो जाएगा सी। जैसे अब मैं क, च, ट और त और प ये होते हैं। तो ये क होता है कंठ, ये होता है तालु, ये मूर्धन्य, त वाला होता है दंती और प वर्ग में होता है ओष्ठ। ठीक है, ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ। क च ट त प ये 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प ये 5 वर्ग होते हैं। ठीक, 11वां प्रश्न है कवि बिहारी का जन्म हुआ था। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था?
फैज़ाबाद में, रीवा में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो कभी बिहारी जी का जन्म हुआ था ग्वालियर में, और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 12वां प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में अलंकार है। श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, परिसंख्या या प्रतीप? तो 12 का उत्तर हो जाएगा डी, प्रतीप अलंकार। क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा? अष्ट का तद्भव क्या होता है? अष्ट, 80, 18 या 8? तो 8 का तत्सम होता है अष्ट, और अष्ट का तद्भव हो जाएगा 8। ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस वाक्य में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, यमक या श्लेष? तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या है? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादक तार खाए, उही पाए बोराए जग, उही खाए बोराए, उही खाए बोराए जग, उही पाए। कनक का मतलब धतूरा है और कनक का मतलब सोना है। 15वां प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है। मेरो तो गिरधर गोपाल, तो ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी हास्य रस। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ आपको एक चीज़ और देखनी है, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो बर्तनी ध्यान रखना है। श्रृंगार, ठीक है, ये कई बार शुद्ध वर्तनी में पूछा गया है। तो यहाँ पर 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? 16वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गोबर गणेश संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या अधिकरण? तो इसमें हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। गोबर गणेश कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसका समास विग्रह होगा गोबर से निर्मित गणेश। जबकि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण क्या होता है? जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए आ गया ना, तो उसमें वो हो जाएंगे आपके कारक यूज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण क्या है? गंगा तट, जैसे गंगा का तट, गंगा तट, गंगा का तट किसका हो जाएगा? संबंध का हो जाएगा। वो अधिकरण तत्पुरुष का पूछेगा तो आप बीती, आप पर बीती। तो यहाँ पर गोबर गणेश में कौन सा समास हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। 17वां प्रश्न है, रहमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए बनत न लगे बेर। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? तो 17 में क्या हो जाएगा? इसमें दोहा है और 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है, चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए सही है चरमोत्कर्ष, या बी चरमात्कर्ष, या सी चरमोत्कर्ष, या डी चरमोकर्ष? तो इसमें हो जाएगा चरमोत्कर्ष। 18 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही वर्तनी है चरमोत्कर्ष। एक बार देख लीजिए। ठीक है, चरमोत्कर्ष है ना, गृहिणी है, बिरहिणी है, कवित्री है, रचयिता है, वाल्मीकि है ना, याज्ञवल्क्य है, श्रृंगार है, श्रृंखला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है, इन्हें एक बार देख लीजिए। ठीक है, सरसरी नज़र से। और 19वां प्रश्न है, दिए गए बाकी खंडों में कौन सा बाकी खंड त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है या कोई त्रुटि नहीं है? तो 19 वाले में जो है 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से खंड में त्रुटि है? तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर सी हो जाएगा। सर्वोत्तम है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द सबसे और उत्तम शब्द से मिलकर बनाया जाता है। सबसे सबका प्रयोग व्यर्थ है इस वाक्य में। सबसे और सर्वोत्तम तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे सर्वोत्तम नहीं हो जाएगा, सर्वोत्तम केवल आएगा यहाँ पे। सबसे सर्वोत्तम नहीं, केवल सर्वोत्तम। ठीक है, ये इसमें गलती है। 19 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद? तो उपसर्गों को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश या शब्द या पद? तो 20 का उत्तर हो जाएगा उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। और 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जैसे प्रति। प्रति क्या हो गया? उपसर्ग। प्रति, अनु, अनुमान, तो अनु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। लिखावट, आवट जो है वो क्या है? उसमें प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा। 21वां प्रश्न है, 21 में पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? तो 21 में क्या हो जाएगी? पवन में अयादि संधि हो जाएगी और पौधन अन होगा।
पवन में क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पौधन अन बनेगा, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 22, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दोनों ही जब समास दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 23, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार शब्द तिरस धनकार, तिर धनकार, ति धनकार या तिर धनकार। तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, तिरह धनकार हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी अगर पूछा जाएगा तो कौन सी संधि है तिरस्कार में? तो इसमें हो जाएगा अपवाद संधि विच्छेद है, जिसमें विसर्ग का स हो जाता है। और नमस्कार में क्या हो जाएगा, नमः धनकार। पुरस्कार में क्या हो जाएगा, पुरः धनकार। ठीक है, तो तिरस्कार में क्या हो जाएगा, तिरह धनकार। अगला है 24वां प्रश्न, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना है। इसमें कान्ह, कन्हैया, किशन या कृष्ण। तो इसमें तत्सम वाला शब्द कौन सा है, कृष्ण है। और 24 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 25 है समय को परखने वाला, ये तो पहला है। ठीक है, और लास्ट में हो जाता है। इसमें सेट करना है कौन सा, या पहले आएगा या र या ल या व। तो समय को परखने वाला और समय की, र रंग से धनाढ्य, करोड़पति से भिखारी, उपेक्षा करने वाला। तो समय को परखने वाला, ठीक है, रंग से धनाढ्य, रंग से धनाढ्य पहले आर आ जाएगा, र आ जाएगा, र क्या आ जाएगा पहले भाई, र आ जाएगा। ठीक है, रंग से धनाढ्य हो जाएगा। और समय की, तो यह आ जाएगा, और समय की। ठीक, उसके बाद क्या सेट हो रहा है, उपेक्षा करने वाला, तो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। ठीक है, तो र, य, व और ल, तो किस में है ये, सी में है। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खूंटिया, खूंटियों, खूंटियाँ या खूंटियों। तो 26 का उत्तर हो जाएगा सी, खूंटियाँ। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एक वचन बहुवचन से भी एक प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का उत्तर हो जाएगा, 27 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इस छंद के विषय चरणों प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, और सम चरण जो होते हैं द्वितीय और चतुर्थ, उनमें 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद का ठीक उल्टा सोरठा छंद होता है। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा विकल्प में है नहीं, तो 27 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजरु कुंज समीर। तो इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या रूपक अलंकार, या यमक अलंकार, या श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों और उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हों, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है आपका यमक अलंकार हो जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? एक शब्द में बताना है। ठीक है, भंडारा, दातव्य, सदावर्त या धर्मार्थ। तो इसे बोलते हैं सदावर्त। और 29 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, इसे बोलते हैं भंडारा। और धर्म के प्रति किया गया कार्य, उसे बोलते हैं धर्मार्थ। क्या बोलते हैं, धर्मार्थ। 30वां प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालने का मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना। और 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक मुहावरा पूछा जाएगा, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबोधन कारक। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज या जलजात। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, जलद। ठीक है, द नहीं आएगा, जलज। जलज होता अगर तो क्या हो जाता आपका, कमल का पर्यायवाची बन जाता। ठीक है, तो पंकमी तो होती, ज मतलब जमुना, ज जिसमें भी आ जाएगा तो वो आपका ज़्यादातर क्या होगा, कमल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, ध जिसमें आएगा वो किसका होगा, समुद्र का होगा। और दग जिसमें आ जाएगा लास्ट में, तो वो किसका हो जाएगा, वो आपका बादल का हो जाएगा। जैसे
जैसे जलद, जलद तो किसका हो जाएगा जलद, जलद हो जाएगा बादल का, और जलधि, जलधि हो जाएगा समुद्र का, और जलज, जलज हो जाएगा कमल का। ये याद रखना है आपको तीनों, ठीक है। तो 32 में 32 का कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जलद नहीं है। 32 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाता है, परोक्ष हो जाता है। और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष का परोक्ष कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 34 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। तो 34 का उत्तर हो जाएगा बी, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। दही का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। दही में 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जबकि संस्कृत में 3 लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। दही, मोती, पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, सदैव किस में आती हैं, पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। पानी पिया जाता है, दही खाया जाता है। 35 प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्येक का, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या प्रत्यय धन एक। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिधन एक इसका संधि विच्छेद है, ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। अत्यधिक में कौन सी संधि हो जाएगी, अत्याचार में कौन सी हो जाएगी, तो अत्याचार का हो जाएगा अतिधन आचार, और इसमें भी कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी। 36 है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो यथाविधि, ठीक है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, इन सब में क्या होता है, इनमें होता है आपका अव्ययीभाव समास। और 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 है, लौकिक शब्दों में प्रत्यय कौन सा होगा, लौकिक, किक या अक या इक। तो 37 का हो जाएगा डी, लौकिक में हो जाएगा इक प्रत्यय। क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया, ठीक है। जो मैंने वो टॉपिक बताए थे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, एक वाक्य आएगा, ये भी आपका है। एक आपकी रचना आती है, 2 भी पूछी जा सकती हैं। गद्यांश के 5 प्रश्न हो गए। ये आपके सब हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हिंदी यहीं पे आपकी समाप्त होती है। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। अच्छा, एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है, पूजनीय कैसे लिखा जाएगा। क्या, पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी पूछना है। पूज्यनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो 38 का उत्तर हो जाएगा सी, पूजनीय। ये वाली जो वर्तनी है 38 की सी, ये वाली वर्तनी बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे सामान्य जानकारी के बाकी बचे हुए प्रश्न। 39 है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर सरोवर के बारे में पूछ रहा है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो 39 का क्या उत्तर हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी। ये जो सूर सरोवर रामसर स्थल है ये आपका आगरा में, लखीमपुर खीरी में नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा वाला सही है। तो कौन सा सही है, केवल 2 सही है, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। सूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ पर है, ये आपका आगरा में तीठम झील के नाम से प्रसिद्ध है। 40वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। जनपद पीलीभीत में, चंदौली में, उन्नाव में या महाराजगंज में। तो 40 का उत्तर हो जाएगा बी। कहाँ पर है ये, चंदौली में है। 41 है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली, पथरीली या भूर। तो 41 का उत्तर हो जाएगा कंकरीली, पथरीली, सी उत्तर सही हो जाएगा। भावर क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, कंकरीली और पथरीली। 42 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड या बुंदेलखंड। तो क्या है इसमें कहा गया है, आर्यकल्प से, कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित कौन सा है। तो 42 का उत्तर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड। 43 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। जो भारत का कुल है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है, 7.33, 8.99, 9.02 या 10.04। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का है 7.33, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44 है, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था। यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली या जर्मनी। तो कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था। 44 का उत्तर हो जाएगा ए। 45वां प्रश्न है, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन 2 देशों के बीच हुई है। यूएसए जर्मनी, यूएसए यूके, यूएसए ताइवान या जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, यूएसए और यूके के बीच में हुई है। ये आपके करंट के प्रश्न हैं। 46 है, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है। आगरा में, कोहिमा में, दिसपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो ये
कार्यालय कहाँ पर खोला गया था? कोहिमा में। ठीक है, करंट आपको देख लेनी है, इसमें 5 से 7 प्रश्न बनने की संभावना है। 47 है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो कौशल की, कुरु की, वज्जी की या गांधार की? तो गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला थी। और 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। वज्जी की थी विदेह या मिथिला। और गांधार की थी तक्षशिला। अंग की थी चंपा। मथुरा की थी सुरसेन। मथुरा की राजधानी क्या थी? सुरसेन थी। 16 महाजनपदों में से अगर उत्तर प्रदेश में पूछे जाएं तो कितने हैं? 8। कितने महाजनपद हैं? 8। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। पुष्कर, लोनार, लोकटक या सुदर्शन? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, सुदर्शन झील। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। ठीक है, और किसके समय बनाई गई थी? ये मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। 49 है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन महमूद? तो चौगान या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 50 है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बेंगलोर, मदुरई, बीदर या श्रीरंगपट्टनम? तो इनकी जो टीपू सुल्तान की जो मैसूर की राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। और 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगर व्याख्या देखें इसकी तो बताऊं, टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1799 में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। अंग्रेजों के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए ये मारे गए। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 को वर्तमान कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु के निकट कोलार जिले के देवनहल्ली में हुआ था। 1750 में जन्म हुआ था, 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। 51 है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये जो बंगाल का जो विभाजन है ये 1919 की घटना नहीं है, ये है आपकी 1905 की घटना है। और बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, बाकी जो रॉलेट एक्ट पारित करना ये सब कब की घटना है? 1919 की हैं। ठीक, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 के बीच का। तो ये जो 1919 की जो घटना है वो किसके समय हुई है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई है। और बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ है? करजन के समय, लॉर्ड करजन के समय हुआ है बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, खान अब्दुल गफ्फार खान या अशफाक उल्लाह खान? तो रेड शर्ट या लाल कुर्ती ये थे, इसके अगुआ कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया था। अगर पूछा जाए खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, लाल कुर्ती या रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये आपको याद रखना है। 53 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? जवादी पहाड़ियाँ, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? असम में स्थित हैं। और 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शेवराय पहाड़ियाँ जो हैं, शेवराय पहाड़ियाँ वो कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? इनका विस्तार काफ़ी है, लेकिन ये राजस्थान से लेकर कहाँ तक फैली है? दिल्ली तक। 54 है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंसिला, खरदुंगला, बनिहाल दर्रा या लिपू लेक दर्रा? तो 54 का उत्तर हो जाएगा डी, लिपू लेक दर्रा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला और थांगाला ये 5 दर्रे हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। 55 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरन? तो लेक मतलब झील, झील का जिला, झीलों का जिला कौन है? नैनीताल है। 55 का आंसर हो जाएगा ए।
56 है, भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में? तो अधिकतम संख्या में ऑर्किड कहाँ मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 57 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? कौन सा अधिनियम था वो? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई थी किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, और 1857 क्रांति के तो जस्ट बाद में। 58 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। ठीक है, 31 का सी। 59 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम या कर्नाटक? तो 59 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, द्विसदनीय, जहाँ पर विधानमंडल और विधान परिषद दोनों हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी है विधानमंडल और विधान परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऐसे याद कर लो, उत्तर प्रदेश से मिला हुआ कौन है? बिहार। तो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कटकर क्या बना था? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों जगह है। और लास्ट में 2 बचे, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 6 टोटल राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 6 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। 60वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसने किसकी जगह ली थी? तो योजना आयोग की जगह ली थी। किसने? नीति आयोग ने। 61 है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी? धारा 6(2), धारा 12(2), धारा 10(1) या धारा 8(1)? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के तहत मान्यता दी गई थी। 61 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 61 का आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या डी चुनाव आयुक्त? तो 62 का उत्तर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, केवल मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी ये सब चीज़ में भाग ले सकता है। सिर्फ मतदान नहीं कर सकता उसमें, बाकी सारे कार्य कर सकता है ये। ठीक है, तो ये भारत का जो अटॉर्नी जनरल है ये किस अनुच्छेद में आता है? जैसे हम बोलते हैं महान्यायवादी, तो ये अनुच्छेद 76 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ठीक है, तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। 63 है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? डे नोवो, प्रदेश रिट, राजगामित्व या आपराधिक कार्य फेलनी? तो इसे बोलते हैं राजगामित्व। और 63 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 64 है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? ठीक है, महंगाई भत्ता तय करने का क्या आधार है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर या मुद्रास्फीति की दर? तो इसका जो आधार है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65 है, 65 का क्या हो जाएगा? 65 है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण या खनन? तो 65 का उत्तर हो जाएगा बी। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है। 66 है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ए, कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, बी, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सी, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक या डी, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक? तो 66 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक को क्या बोलते हैं? ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं। 66 का आंसर हो जाएगा डी। 67 है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में
की अपेक्षा की जाती है? स्थिरता की अपेक्षा की जाती है, बढ़ोतरी की, गतिशीलता की या कमी की? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, कमी की अपेक्षा की जाती है। ये आपके इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। आप सोचो कहाँ से आ गई ये। यदि 68 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋण सृजन बढ़ेगा। ऋण सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। 69 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? मतलब ये जो हिमायत प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है, हिमायत कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो 69 का उत्तर हो जाएगा सी, किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। 70 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 1961 में, 1951 में, 1952 में या 1960 में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। ठीक है, जो 1900 इसका जो कार्यकाल था 1951 से 1956 में रहा है। 1951 से 56 तक रहा था। प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि के विकास पर यह केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पे? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। तो ये भी याद रखना है, कौन से मॉडल पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1951 से 1956 के बीच की योजना है। 71 है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन या सरोजिनी नायडू? तो भारत की जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं मदर टेरेसा जी। ठीक है, और इन्हें कब मिला था? तो 1979 में। कब मिला है? 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था? तो शांति के लिए मिला था। शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इन्हें। किस क्षेत्र में मिला है? शांति में। ठीक है, और उनका याद रखना, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और किस कृति के लिए मिला था उन्हें? गीतांजलि के लिए। 72 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? ब्रेंडन मैकुलम, वीरेंद्र सहवाग, विवियन रिचर्ड्स या एडम गिलक्रिस्ट? तो सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है ब्रेंडन मैकुलम के नाम है। 72 का आंसर हो जाएगा ए। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? गीता पीरामल, शोभा डे, रस्किन बॉन्ड या सुधा मूर्ति? एक पुस्तक पूछी जाएगी, पुस्तक आप अच्छे से देख लें एक बार। ठीक है, तो ये फ्लाइट ऑफ पिजन किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आप देख लें। ठीक, शोभा डे, ये सब इम्पोर्टेंट लेखक हैं, इनकी पुस्तकें देख लेना एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 74 है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? एक मुद्रा एक कंट्री से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रियल, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात या म्यांमार रिंगित? तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, म्यांमार क्यात हो जाएगा। ठीक है, अब वियतनाम की जो मुद्रा है वो क्या है? डोंग है, डोंग। चीन की क्या है? युआन है, युआन। जापान की येन है, इराक की दिनार है, म्यांमार की क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। ठीक है, 75 देखेंगे। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? पावर बैटरी, माइकल फैराडे, लुइगी गलवानी, एलेसेंड्रो वोल्टा या हेनरी बेकुरल? तो 75 का उत्तर हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 75 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आधा पेपर मतलब मैंने सॉल्व करा दिया है, आधा पेपर ऐसा आएगा, आधा आपका आएगा मैथ और रीजनिंग से। ठीक, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के साथ में। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अभी आपके 50 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा GS के, 50 ही कराऊँगा हिंदी के और 15 सेट होंगे आपके ये कंबाइंड। थैंक यू सो मच।